इतिहास के पन्नों में कुछ नाम ऐसे दर्ज हैं जो सिर्फ नाम नहीं बल्कि एक पूरे युग की पहचान बन जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही नाम की, समुद्रगुप्त। एक ऐसा सम्राट जिसका नाम ही उसकी शख्सियत को बयां करता है। समुद्र की तरह विशाल और गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक। इतिहास उन्हें कैसे याद रखता है? किसी आलीशान सिंहासन पर बैठे राजा की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे योद्धा के तौर पर जिसका शरीर ही युद्ध का एक जीता जागता नक्शा था। इलाहाबाद के शिलालेख में लिखा है कि उनके शरीर पर 100 से ज्यादा घाव थे और हर घाव उनकी एक जीत की निशानी था। हर महान कहानी की शुरुआत एक अहम मोड़ से होती है। समुद्रगुप्त के लिए वो मोड़ था उनके पिता का एक फैसला। एक ऐसा फैसला जिसने न सिर्फ एक बेटे की बल्कि पूरे साम्राज्य की तकदीर लिख दी। जरा उस पल की कल्पना कीजिए। पाटलिपुत्र का शाही दरबार खचाखच भरा है। सबकी नजरें सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम पर हैं। वो अपना उत्तराधिकारी चुनने वाले हैं। सब सोच रहे हैं कि वो अपने सबसे बड़े बेटे का नाम लेंगे, लेकिन सम्राट की नजरें टिक जाती हैं एक युवा राजकुमार पर, समुद्रगुप्त पर। भरे दरबार में सम्राट अपने बेटे को गले लगाते हैं और कहते हैं, तुम ही इस धरती की रक्षा करने के योग्य हो। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक पिता का अपने बेटे की काबिलियत पर अटूट विश्वास था जिसे उन्होंने पूरी दुनिया के सामने जाहिर किया। लेकिन ये चुनाव सबको पसंद नहीं आया। दरबार में कुछ लोगों ने जश्न मनाया तो कई राजकुमारों और दरबारियों के चेहरे उतर गए। ऐसा माना जाता है कि समुद्रगुप्त को सिंहासन आसानी से नहीं मिला। उन्हें अपने भाई कांच से संघर्ष करना पड़ा था। इतिहासकारों को कांच के नाम के कुछ सिक्के भी मिले हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि सत्ता का यह हस्तांतरण शायद उतना शांतिपूर्ण नहीं था। खैर, सिंहासन हासिल करने के बाद समुद्रगुप्त के सामने एक बहुत बड़ा मकसद था। एक ऐसा सपना जो उस वक्त शायद नामुमकिन लगता था, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक झंडे के नीचे लाना। और इस बड़े मकसद को हासिल करने के लिए उन्होंने एक बहुत ही शानदार रणनीति अपनाई, जिसे हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। उत्तर भारत के लिए उनकी नीति थी पूर्ण विलय। उन्होंने उत्तर के 9 ताकतवर राज्यों को हराया और उन्हें सीधे गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। लेकिन दक्षिण के लिए उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। अब सवाल ये है कि उन्होंने दक्षिण के राज्यों को जीतकर भी उन्हें वापस क्यों लौटा दिया? यहीं पर समुद्रगुप्त की दूरदर्शिता नजर आती है। वो जानते थे कि अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हजारों किलोमीटर दूर दक्षिण में सीधे शासन करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए उन्होंने 12 राजाओं को हराया, उनसे नजराना लिया और उनका राज उन्हें वापस सौंप दिया, बस अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर। ये एक जीनियस मूव था। उनकी रणनीति सिर्फ विजय तक ही सीमित नहीं थी। उन्होंने साम्राज्य की सीमाओं पर बफर स्टेट्स बनाए, मतलब ऐसे पड़ोसी राज्य जो उनके दोस्त थे और शक और कुषाण जैसे बाहरी दुश्मनों से साम्राज्य की रक्षा के लिए एक दीवार का काम करते थे। बंगाल, असम और नेपाल जैसे राज्य भी उन्हें कर देते थे। तो क्या समुद्रगुप्त सिर्फ एक महान योद्धा और रणनीतिकार थे? नहीं, तलवार की खनक के पीछे एक और शख्सियत छिपी थी, एक कलाकार की, एक कवि की। चलिए अब उस समुद्रगुप्त से मिलते हैं। देखिए, एक योद्धा के तौर पर तो उनका कोई मुकाबला ही नहीं था। वो उन राजाओं में से नहीं थे जो महल में बैठकर हुक्म देते हैं। वो खुद सेना की सबसे अगली कतार में लड़ते थे। कहा जाता है कि उनमें चीते जैसी फुर्ती और ताकत थी। उन्हें भारत के सबसे महान सैन्य कमांडरों में से एक माना जाता है और ये कोई छोटी बात नहीं है। और अब कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू, वही हाथ जो इतनी बेरहमी से तलवार चलाते थे, वही हाथ जब वीणा के तारों को छूते थे तो संगीत पैदा होता था। जी हाँ, समुद्रगुप्त एक बेहतरीन संगीतकार थे जिसके सबूत उनके सिक्कों पर भी मिलते हैं। इतना ही नहीं, वो एक शानदार कवि भी थे जिन्हें कविराज यानी कवियों का राजा कहा जाता था। तो जरा सोचिए, जब एक राजा इतना बड़ा योद्धा भी हो और इतना बड़ा कलाकार भी, तो उसके साम्राज्य का क्या हाल होगा? नतीजा था एक स्वर्ण युग, एक ऐसा दौर जहां समृद्धि और संस्कृति दोनों अपने चरम पर थे। उनके दौर की समृद्धि का सबसे बड़ा सबूत है उनके सिक्के। आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्रगुप्त ने 8 अलग-अलग तरह के सोने के सिक्के चलाए। कोई चांदी का सिक्का नहीं, कोई तांबे का नहीं, सिर्फ और सिर्फ सोना। ये बताता है कि गुप्त साम्राज्य उस समय कितना अमीर और शक्तिशाली था। और वो सिर्फ एक अमीर राजा नहीं थे, बल्कि एक समझदार शासक भी थे। वो खुद भगवान विष्णु के भक्त थे, लेकिन सभी धर्मों का सम्मान करते थे।
इसका सबसे अच्छा उदाहरण ये है कि उन्होंने श्रीलंका के बौद्ध राजा को बोधगया में एक मठ बनाने की इजाज़त दी। ये उनकी धार्मिक सहिष्णुता और राजनीतिक समझदारी दोनों को दिखाता है। तो अब आखिरी सवाल, इतिहास के तराजू पर समुद्रगुप्त का वजन कितना है? उनकी महानता को समझने के लिए उनकी तुलना इतिहास के दूसरे बड़े नामों से करनी ही होगी। मशहूर इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने उन्हें भारत का नेपोलियन कहा है, लेकिन सच तो ये है कि ये तुलना भी समुद्रगुप्त के साथ पूरी तरह न्याय नहीं करती। क्यों? क्योंकि नेपोलियन को अपनी आखिरी लड़ाई वाटरलू में हार का सामना करना पड़ा था, पर समुद्रगुप्त, उन्होंने अपनी जिंदगी में एक भी लड़ाई नहीं हारी। वो सचमुच अजेय थे। अगर भारत के ही इतिहास में उनकी तुलना करें तो दूसरा बड़ा नाम आता है सम्राट अशोक का। पर दोनों बिल्कुल अलग थे। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद हिंसा का रास्ता छोड़ दिया और धर्म का प्रचार किया। वहीं समुद्रगुप्त ने साम्राज्य को एक करने के लिए युद्ध को जरूरी समझा। अशोक ने लोगों के आध्यात्मिक विकास पर जोर दिया तो समुद्रगुप्त ने आर्थिक समृद्धि पर। दोनों ही महान थे, बस उनकी महानता के रास्ते बिल्कुल जुदा थे। तो आखिर कौन थे समुद्रगुप्त? वो योद्धा जिसके शरीर पर 100 घाव थे, या वो कलाकार जो वीणा बजाता था? वो विजेता जिसने पूरे भारत को जीत लिया, या वो कवि जिसे कविराज कहा गया? शायद असली जवाब ये है कि वो ये सब कुछ थे, एक ही शख्सियत के कई पहलू, और यही बात उन्हें इतिहास के सबसे असाधारण और महान सम्राटों में से एक बनाती है।